Okay, my dear. So we were actually in the last lecture we discussed about the bronchiolitis, in which I told you कि यहाँ पे क्या होता है, respiratory syncytial virus. First of all वो upper respiratory tract infection cause करते हैं, उसके बाद वही वायरस आता है हमारे lower respiratory tract में, right? Lower respiratory tract में ये क्या करता है, these will come, और उसके बाद ये होस्ट का जो डीएनए होता है, राइट, हमारा जो डीएनए होता है उसको यूज़ करके ये अपने बच्चे प्रोड्यूस करता है। इसके बच्चे क्या करते हैं, एक वक्त आता है कि बहुत ज़्यादा इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है और ये सेल को रप्चर करके ये निकल जाते हैं। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट सेल को स्टिमुलेट करते हैं, मतलब उसको रप्चर करते हैं, राइट, जाके डैमेज करते हैं। एट द सेम टाइम एक तो ये हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं और दूसरा इनका मैकेनिज्म ये है कि गॉबलेट सेल्स को ये जाके स्टिमुलेट करते हैं। गॉबलेट सेल्स जब स्टिमुलेट होंगे तो गॉबलेट सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, म्यूकस, फाइन। तो म्यूकस प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा म्यूकस एक्यूमुलेशन होगी, अंडरस्टूड, ओके। और उसके बाद क्या है कि ये जैसे हमारे एपिथेलियल सेल्स डैमेज होते हैं, एट दैट वेरी मोमेंट एपिथेलियल सेल्स रिलीज करते हैं कुछ साइटोकाइंस, राइट, जो कि जाके वाइट ब्लड सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, राइट। वाइट ब्लड सेल्स जब स्टिमुलेट होंगे तो वाइट ब्लड सेल्स क्या करेंगे, वाइट ब्लड सेल्स आएंगे यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज अपने रिलीज करेंगे, ओके। इंक्लूडिंग दैट ये जो साइटोकाइंस यहाँ पे रिलीज होते हैं, ओके, दीज साइटोकाइंस दे विल आल्सो इंक्रीज द वास्कुलर परमिएबिलिटी, ओके, दे विल आल्सो इंक्रीज द वास्कुलर परमिएबिलिटी। तो वास्कुलर परमिएबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज होता है, ओके। वास्कुलर परमिएबिलिटी जैसे ही इंक्रीज होता है तो यहाँ पे इसके सराउंडिंग में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो ब्लड वेसल्स उनकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है और उनके अंदर से फ्लूइड निकल के बाहर आ जाता है यहाँ पे ब्रोंकियोल के अंदर, राइट, ओके। अब आपने जो बात याद रखनी है वो क्या है कि यहाँ पे एक टाइम आता है कि ये जो ब्रोंकियोल है, राइट, आपका ब्रोंकियोल, ये ब्रोंकियोल बिल्कुल जो है ये वायरस, म्यूकस, वाइट ब्लड सेल्स, फ्लूइड से भर जाता है ये, अंडरस्टूड। एक तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, इतना सीवियर इन्फ्लेमेशन होने की वजह से भी इसके जो स्मूथ मसल्स है, राइट, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बिल्कुल रास्ता नहीं बचता कि ऑक्सीजन ऊपर से नीचे की तरफ आए, ओके, ऑक्सीजन नीचे की तरफ नहीं पहुँचता, ओके, अंडरस्टूड। और एट द सेम टाइम यहाँ पे बिल्कुल अल्वियोलाई के साथ यहाँ पे क्या अटैच होते हैं, इस तरह से स्मॉल ब्लड वेसल्स अटैच होते हैं जो कि क्या करते हैं, ये ब्लड वेसल्स यहाँ से क्या खारिज करते हैं या क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, फाइन। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता, राइट, ओके। बट बट यू हैव टू रिमेंबर कि एट दैट वेरी मोमेंट जैसे ही आपका, फॉर एग्जांपल आप इनहेलेशन करते हो, आपको पता है ना आपका चेस्ट कैविटी इस तरह से इंक्रीज होता है, राइट, ओके। आपका चेस्ट कैविटी इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, राइट। तो जैसे ही आपका चेस्ट कैविटी इंक्रीज होगा, आपका जो लंग होता है ना, लंग लंग क्या है आपके बिल्कुल चेस्ट वॉल के साथ इस तरह से अटैच होता है, राइट, इस तरह से अटैच होता है। तो जैसे ही चेस्ट ऊपर की तरफ जाता है, इसी उसके साथ ही लंग भी ऊपर की तरफ जाता है, मूव करता है, ओके। और लंग के अंदर जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ये ब्रोंक्यूल्स भी एक्सपेंड कर जाते हैं, फाइन, इनका साइज इंक्रीज होता है, इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, सॉरी, राइट, वो भी इस तरह से साइड में साइज में एक्सपेंड करते हैं, फाइन। जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जितना भी ऑक्सीजन होगा वो आसानी से इसके अंदर आ जाएगा, फाइन, और हमारे ब्लड को ऑक्सीजन मिल जाएगा, ओके। ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड के अंदर चला जाएगा। लेकिन जब आप एक्सपिरेशन करते हो तो एक्सपिरेशन के दौरान आपको पता है ना, आप सांस जब बाहर निकालते हो तो आपका जो चेस्ट है वो डाउनवर्ड मूव करता है। तो डाउनवर्ड जब ये मूव करेगा तो आपका जो लंग है वो भी डाउनवर्ड मूव करेगा, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा लंग के अंदर जो ये ट्यूब्स होते हैं वो भी साइज में छोटे होंगे, ये जो अल्वियोलाई है ये भी साइज में छोटे होंगे, जिसकी वजह से अल्वियोलाई के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा, ओके, फाइन। तो ये जो पेशेंट्स होते हैं इनके अल्वियोलाई के अंदर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेटेड होता है, राइट, हमेशा। तो इसीलिए इनका लंग, जैसे आप चेस्ट क्या फॉर एग्जांपल चेस्ट एक्सरे में देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग, ओके। हाइपर इन्फ्लेटेड का मतलब क्या है कि उसके अंदर हवा मिलेगा आपको, ओके, इनके लंग्स के अंदर। उसके अलावा ये जो लंग है ये सही से अब कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एयर एक्यूमुलेटेड है, राइट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी वजह से ये जो आपके पास नीचे एक मसल होता है, राइट, दैट मसल इज कॉल्ड एज द डायफ्राम, राइट, डायफ्राम। ये क्या करता है, जब ये लंग हमेशा एक्सपेंडेड फॉर्म में रहता है, हाइपर इन्फ्लेटेड फॉर्म में, तो ये जो डायफ्राम होता है इसके नीचे मसल, राइट, उस मसल को ये हमेशा कंप्रेस करके रखता है, राइट। तो ये जो डायफ्राम नॉर्मली क्या होता है, ये डोम शेप का होता है ना, डोम शेप का यहाँ पे। तो जब ये लंग इसको हमेशा पुश करता है तो ये जो आपका डायफ्राम है ये डोम शेप का नहीं होता, राइट। उसके बाद ये डोम शेप कन्वर्ट होता है इस तरह से फ्लैट शेप में, राइट, क्योंकि इसको ऊपर से क्या कर रहा है, ऊपर से इसको लंग पुश कर रहा है, फाइन। लंग क्यों पुश कर रहा है इसको, क्योंकि लंग के अंदर क्या है, लंग के अंदर एक्सेसिव एयर एक्यूमुलेटेड है, राइट, लंग हाइपर इन्फ्लेटेड है।
Understood? Okay, so these are the chest x-ray findings that you will see, chest x-ray findings. Fine. Okay. अच्छा, तो ये है आपके पास कुछ फीचर्स ऑफ द ब्रोंकियोलाइटिस. ओके, दिस इज एक्चुअली द पैथोफिजियोलॉजी. फाइन. तो ये होता है इस वजह से. अच्छा, उसके बाद क्या है, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फॉर एग्जांपल या रिस्क फैक्टर्स. ओके, रिस्क फैक्टर्स किस वजह से होता है ये? फॉर सीवियर रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस इन्फेक्शन इंक्लूड लेस देन 6 मंथ्स ऑफ एज. राइट, मोस्टली किन में होता है? लेस देन 6 मंथ्स ऑफ एज. उसके अलावा एक और रिस्क फैक्टर है प्री मेच्योरिटी. राइट, प्री मेच्योरिटी. फॉर एग्जांपल जो बच्चे बिफोर 32 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पैदा होते हैं, बिफोर 32 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, राइट, वो बच्चे, वो ज़्यादा रिस्क, वो भी एक रिस्क फैक्टर है. राइट, हार्ट और लंग डिजीज़. ओके, neuromuscular disease and immunodeficiency. These are all actually the risk factors of the bronchiolitis. अच्छा, अच्छा, next one is actually the history of physical examination. अच्छा, the most important thing that you have to remember. Okay, फर्स्ट ये पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं आपके पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ, विच आई एक्सप्लेंड ओके इन द लास्ट लेक्चर. फिर ये पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ. राइट, दैट बेसिकली मीन्स कि डे 1 से डे 3 तक इनमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहता है. और उनके कुछ फीचर्स आपको मिलेंगे जैसे कि लो ग्रेड फीवर. अब लो ग्रेड फीवर किस वजह से होता है? जब वायरस इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन वगैरह काज करता है हमारे बॉडी के अंदर, तो कुछ साइटोकाइंस रिलीज होते हैं. राइट, साइटोकाइंस रिलीज होने की वजह से वो साइटोकाइंस हमारे हाइपोथैलेमस में टेम्परेचर सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है. सिंपल. और यू मस्ट रिमेंबर कि जब हमारे बॉडी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, एट दैट वेरी मोमेंट हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है. ओके, उसके अलावा है राइनोरिया. राइनोरिया क्या है? जब आपके नाक से, राइट, आपके फॉर एग्जांपल नोज से जब वाटर बहने लगे, राइट, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज राइनोरिया. ओके, रनी नोज. सिंपल. कफ. कफ आपको मिलता है. अच्छा, ये कफ क्यों मिलता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, कफ हमारे पास एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है. राइट, कफ एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है. हर चीज़ आपको डिटेल में समझाऊंगा ताकि आप भूल ना जाओ. ओके, तो हमारे पास क्या है? कफ. राइट, कफ एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है. जैसे ही आपके फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, राइट, इन्फ्लेमेशन होने की वजह से यहाँ पे कुछ नर्व्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है वेगस नर्व का, राइट, वेगस नर्व होता है यहाँ पे. ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज द 10th क्रेनियल नर्व. ओके, विच इज आल्सो कॉल्ड एज द वेगस नर्व. अब ये जो वेगस नर्व है, ओके, ये जो वेगस नर्व है आपका, ये वेगस नर्व एक्चुअली में होता क्या है? ये वेगस नर्व इस इंफॉर्मेशन ऑफ द इन्फ्लेमेशन या फिर म्यूकस को लेके जाता है यहाँ पे हमारे मेडुला ऑब्लिगेंटा के अंदर, इन द रेस्पिरेटरी सेंटर. फाइन. ओके, यहाँ पे लेके जाता है. कफ का जो सेंटर होता है वो हमारे मेडुला ऑब्लिगेंटा में होता है. राइट, फिर यहाँ से जो है हमारे पास क्या है कि कुछ फाइबर्स निकलते हैं. ओके, ये फाइबर्स जाके कहाँ पे जाते हैं? एक तो ये फाइबर्स हमारे डायफ्राम को जाके स्टिमुलेट करते हैं. ओके, डायफ्राम को जाके स्टिमुलेट करते हैं. इसी तरह से ये हमारे जो फॉर एग्जांपल ट्रेकिया, ओके, हमारा ट्रेकिया और जो वैकल कॉर्ड्स होते हैं, राइट, ट्रेकिया के अंदर वोकल कॉर्ड्स, उसके अलावा लैरिंग्स को, ओके, लैरिंग्स को जाके ये सप्लाई करते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंटरकोस्टल मसल्स. ओके, इंटरकोस्टल मसल्स. फाइन. तो ये सारे, ये सब को कौन जाके सप्लाई करता है? जब आपका ये कफ मैकेनिज्म, कफ फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सेंटर है उसका जब वो स्टिमुलेट होता है तो ये सारे मसल्स आपके स्टिमुलेट होंगे. राइट, फिर उसके बाद इंटरकोस्टल मसल मूव करेगा, ट्रैकिया, लैरिंग्स, डायफ्राम, ये सारे मिल के फिर क्या प्रोड्यूस करेंगे? कफ प्रोड्यूस करेंगे. फाइन. सो दिस इज एक्चुअली द मैकेनिज्म ऑफ द कफ. राइट, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे ही आप कफ करते हो ना, यहाँ पे जितना भी फॉर एग्जांपल सिक्रीशन, ये म्यूकस, म्यूकस जितना भी होता है, ये म्यूकस एकदम से, राइट, जब आप फॉर एग्जांपल कफ करते हो तो यहाँ नीचे से प्रेशर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जितना भी सामान होगा, राइट, वो ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ, और ऊपर से ये आएगा आपके ओरल कैविटी के अंदर, आपके मुंह के अंदर. राइट, फिर उसके बाद जाहिर सी बात है आप उसको स्वालो करोगे, अपने क्या कहते हैं इसको, स्टमक में भेजोगे. राइट, स्टमक में क्या होता है उसका, उसकी ब्रेकडाउन होती है. ओके, वो वेस्ट होता है हमारे फेसेस में. सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस. ओके, इन कफ. उसके बाद यंग इन्फेंट्स माइट हैव एपनिया. अब एपनिया क्या है? एपनिया इज बेसिकली द एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग. राइट, अब यहाँ पे समटाइम्स फीचर्स इतने ज़्यादा वो होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि पेशेंट में कम विद एपनिया ऑल्सो. This is believed to be due to impaired central respiratory center function in the setting of the stress or infection. Right? अच्छा, एक तो ये आ गया आपके पास डे 1 से डे 3 तक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस. राइट, एंड दीज आर द फीचर्स. फाइन. ओके, नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट लेक्चर.